स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का योजना मैगजीन के एनालिसिस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नवंबर महीने की योजना मैगजीन का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि G20 की जो अध्यक्षता थी, जो प्रेसिडेंसी थी, वो किसके पास थी? इंडिया के पास थी। और इस प्रेसिडेंसी के अंदर में हमने काफ़ी कुछ क्या किया है, अचीव किया है। तो जो ये नवंबर महीने की जो योजना मैगजीन है, ये बेसिकली इसी के ऊपर में क्या करती है, फोकस करती है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक ये बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन है और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी ऐसे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको सब कुछ कंप्लीट तरीके से मिले, तो आप स्टडी IQ IAS के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और वो भी इस कॉस्ट पर, जहां पर सिर्फ 24,999 रुपए में ना सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा, लाइव क्लासेस हैं दोस्तों, ये आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, अलग से कोई क्लासेस नहीं लेनी है। आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स मिलेगा, इवन 2024 के लिए भी आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स मिलेगा, एंड 2025 के लिए तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है ही। आप अगर अपना प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करते हैं तो मेंस की तैयारी करने के लिए आप स्टडी IQ IAS के कैंपस में रहकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। आपको रेगुलर मेंटरशिप मिलेगी, सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपको गाइड करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको डेडिकेटेड मेंटोर भी मिलेंगे जो आपकी पूरी तैयारी में आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। और ये सब कुछ आपको सिर्फ 24,999 रुपए में मिलेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि आपको कितना बेहतरीन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो इस बैच में आपको मिल रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए PRT लाइव कोड यूज करके। क्यों? क्योंकि 8 दिसंबर से शाम को 6 बजे हमारी क्लासेस इसकी शुरू हो जाएगी। तो आपको देर नहीं करना है। इसका अगर मैं डिटेल्ड शेड्यूल आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम 8 दिसंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक क्या करने वाले हैं, इसका डेडिकेटेड जो फाउंडेशन फेज है उसको चलाएंगे, फिर उसके बाद प्रीलिम्स की रिवीजन, फिर मेंस की तैयारी, फिर उसके बाद में इंटरव्यू। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सभी को PRT लाइव कोड यूज करके दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको एनरोल करना है और आज ही एनरोल करना है, देर नहीं करना है। इस सेशन की PDF हो, द हिंदू की PDF हो या कोई भी PDF हो, आपको कहाँ पर मिलेगी? इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? प्रशांत तिवारी। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय अगर हम वर्ल्ड को देखें तो बहुत ज़्यादा क्या है, फ्रेगमेंटेड है। अलग अलग इश्यूज हैं, कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। आप जानते हैं रशिया यूक्रेन के अंदर में वॉर चल रही है। आप जानते हैं वेस्ट एशिया के अंदर में अगर आप देखेंगे इजराइल एंड गाजा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। डिफरेंट एरिया में जैसे आप देखेंगे चाइना एंड USA में आपस में क्या है, डिस्प्यूट था। आप देखेंगे ताइवान रीजन के अंदर में डिस्प्यूट था। प्लस में आप देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स क्या कर रहे हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, डिसीज कोविड के समय पर आपने देख ही लिया। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, इनइक्वालिटी है, यानी कि इस समय पर ग्लोबल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो बहुत सारी क्या है, परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। और इन सब परेशानियों को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, जहां पर हर एक नेशन अपने इंडिविजुअल जो परेशानियां हैं या अपने जो इंडिविजुअल कंसर्न्स हैं उनको साइड में रख के क्या करे, जो ह्यूमैनिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उनके बारे में सोचे। और इस परव्यू में, इस बैकग्राउंड में आपके G20 की जो प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास में जो आई है, जिसकी हमने अध्यक्षता बहुत अच्छे से करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे पहले बाली समिट अगर आप देखेंगे जहां पर G20 की मीटिंग हुई थी,
तो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण में इतने ज़्यादा माहौल ख़राब था कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टरों मीटिंग को बीच में छोड़कर चले गए। तो ये काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि भारत के पास में जो प्रेसिडेंसी आई है क्या उससे हम अचीव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, हर किसी के अपने अपने क्या है कंसर्न है। लेकिन इंडिया का शुरू से ही कहना था कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंडिया ने अपने लिए कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स रखे थे। फॉर एग्जांपल हमारे लिए क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे ग्लोबल साउथ का क्या किया जाए, रिप्रेजेंटेशन किया जाए, कैसे यहाँ पर यह इंश्योर किया जाए कि जो नेशंस अपने अपने इंटरेस्ट की जगह पर ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट को लेकर आगे क्या है, यहाँ पर एक कंक्लूसिव क्या किया जाए आपस में, मतलब कोलैबोरेशन को क्या किया जाए, स्टैब्लिश किया जाए। तो इन सब चीज़ों के मतलब बैकड्रॉप के अंदर में G20 का समिट हमने ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पर जो की स्टेक होल्डर्स हैं, ग्लोबल कम्युनिटी, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज़, इन सभी को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने ज़्यादा फोकस दिया कि हमारा जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसा होना चाहिए, हमारा क्लाइमेट चेंज को लेकर कैसा कोऑपरेशन होना चाहिए, हमारा जो फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस हो रहा है डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर में। आप सभी देखे ना रशिया यूक्रेन वॉर से क्या हुआ है, बहुत सारे जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, आइलैंड नेशंस हैं, वहाँ पर व्हीट की क्या हुई है, शॉर्टेज हो गई है। आप देखेंगे एडिबल ऑयल की शॉर्टेज हो गई है। ठीक है, फूड क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस है। इन सबको कैसे आगे रखा जाए। तो यहाँ पर एक और चीज़ हुई है भाई, क्या नाम है, आप सभी को पता है, एक मतलब एक इंटीग्रेशन का एक और एफर्ट हुआ है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने सोचा यहाँ पर आपके सामने ले आता हूँ। क्योंकि ये चीज़ समझिए, G20 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था, क्या, चाइना। भले ही इसके ऊपर में कोई बात नहीं करेगा, डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, बट कैसे चाइना का जो एम्बिशियस प्लान है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसको कैसे काउंटर किया जाए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो चाइना इस समय पर क्या कर रहा है, अपने पास में जो उसके पास में लेवरेज है किसका, फॉरेक्स का, फॉरेन करेंसी का, उसका वो मिसयूज कर रहा है। किस लिए, डेट ट्रैप के अंदर में। काफ़ी सारी कंट्रीज को वो डेट ट्रैप में लेकर आता है और उसके बाद में उन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर में इंपॉर्टेंट हिस्सेदारी मांगने लग जाए। क्यों? क्योंकि वो कंट्रीज जो उधार है, जो डेट है, उसको चुका नहीं पाते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए, या फिर एक और इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक तो चाइना को काउंटर करने के लिए, प्लस में अगर देखा जाए तो इंडिया से यूरोप तक एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक कॉरिडोर बनाने की बात होती है। नाम क्या है उसका, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इन सब बैकड्रॉप में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है दोस्तों। तो जैसे हमने इसके अंदर में मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन के लिए, तो G20 के अंदर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लिया, जैसे ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट को साइन किया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को हमने क्या किया, साइन किया। कलेक्टिव कमिटमेंट हुई G20 लीडर्स की कि हमें क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को क्या करना है, एड्रेस करना है। तो हमारी क्या क्या अचीवमेंट रही हैं G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर में। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि यहाँ पर जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था वो सभी कंट्रीज के कंसेंसस से साइन हुआ, जो कि बाली समिट में नहीं हो पाया था। यानी कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है G20 का, उस पर सभी नेशंस की क्या थी, मंजूरी थी, एक बात। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि हमने अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी समय से पुश किया, यानी कि हम ग्लोबल साउथ की क्या है, एक वॉइस के रूप में आगे निकल कर आना चाह रहे हैं। और वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने इस चीज़ को क्या किया, अचीव भी किया है दोस्तों। यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन का क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ है किसके अंदर में, G20 के अंदर में। तीसरी चीज़ आप यहाँ से अचीवमेंट क्या देख सकते हैं, इंडिया ने अपने आप को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक पावरफुल कंट्री के नाते क्या किया है, अपने आप को स्टैब्लिश किया और शोकेस किया है। चौथी अचीवमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, वो जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है। पांचवी चीज़ आप यहाँ से ये भी अचीवमेंट देख सकते हैं कि हमने ग्लोबल
बायोफ्यूल अलायंस को यहाँ पर क्या क्या एस्टैब्लिश किया है। छठी चीज आप ये भी चीज देख सकते हैं कि जो डिजिटल लेवल पर हमारी क्या है, इंडिया की जो क्या है अचीवमेंट है, उसको भी हम शोकेस कर पाए हैं किसके सामने, इंटरनेशनल लेवल पर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको लेकर भी हमने काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस को और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स को आगे रखने की कोशिश करी, जिसमें से क्या है, लाइफ इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने अचीव करी। तो कंक्लूजन यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जो G20 की जो इंडिया की जो प्रेसिडेंसी थी वो ग्लोबल पॉलिसीज को शेप करने में, पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश करने में और एक्शंस को लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया ने इस चीज़ को भी आगे रखा कि हमें प्रो प्लैनेट ऐसी अवेयरनेस क्या करना है, फैलानी है, जिसको हम क्या बार बार बोलते हैं, लाइफ मूवमेंट, कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए प्लैनेट के लिए, प्लैनेट को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए उसके ऊपर में फोकस करना चाहिए। तो G20 का ये लोगो देख सकते हैं। G20 के अंदर में हमने बार बार ये कहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक परिवार है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो चलें आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, G20 के अंदर में। तो G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर में सबसे बढ़िया चीज़ क्या थी कि हमने G20 के अंदर में जो नेशंस के अंदर में आपस में क्या हो, एक दूसरे के साथ में आने की भावना को आगे बढ़ाना। इंक्लूसिव जर्नी अगर आपको करनी है, ये अगर आपको आगे लेकर जाना है, तो आपको ऐसी पॉलिसीज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा जहाँ पर कंट्रीज आपस में क्या एक दूसरे के साथ में आए। आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, ग्लोबल साउथ, जिसकी बार बार इंडिया बात करता है कि जितने भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर हमें देखने को मिलता है। आप एग्जाम्पल लीजिए, आप वर्ल्ड बैंक का एग्जाम्पल लीजिए, आप UN का एग्जाम्पल लीजिए, आप IMF का एग्जाम्पल लीजिए, आप वर्ल्ड WHO का एग्जाम्पल लीजिए। हर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, बल्कि ज़्यादा होना चाहिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। और सबसे बड़ी एक चीज़ क्या है कि ग्लोबल साउथ का लीडर कौन, क्या इंडिया या फिर चाइना। तो उसमें एक स्टेप इंडिया तो आगे ले चुका है, अफ्रीका की जो अफ्रीकन यूनियन है उसका इंटीग्रेशन G20 में करा के, ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ क्या, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या रही कि भाई जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है वो क्या हुआ, वो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि जहाँ पर एक कंसेंसस के साथ में इसको क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। वहाँ पर इस चीज़ को हम कन्विंस करने में क्या रहे, मतलब क्या मैं, ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है कि जहाँ पर रशिया यूक्रेन आपस में एक साथ नहीं बैठना चाह रहे थे, चाइना और US के बीच में इश्यूज थे, वहाँ पर इन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हमने कोऑपरेशन का रास्ता क्या किया, आगे रखा। तो ये एक दर्शा रहा है कि इंडिया का जो रोल है ग्लोबल लीडर के रूप में वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो हमने यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर में फोकस किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप सभी जानते हैं कि 2030 तक टारगेट है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अगर अभी देखा जाए, पूरे वर्ल्ड का डाटा देखा जाए, तो ओनली 12% ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट उनको हम अचीव करने के ट्रैक पर हैं। 30% जो टारगेट है वो क्या है, 2015 के बाद से या तो आगे बढ़े ही नहीं है या तो थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। और पोस्ट कोविड के बाद में तो आप बहुत बड़ा एक और चैलेंज आता है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी ज़्यादा नहीं है, हाई इन्फ्लेशन हो चुका है, क्रेडिट इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा एक कंसर्न है। तो आने वाले समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में और क्लाइमेट चेंज के अंदर में मिटिगेट करने में भी। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसी के अंदर में देखेंगे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र होता है किसका, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट का, जिसके अंदर में ये कहा जाता है कि जो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है उसको कैसे एड्रेस किया जाए थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। यहां पर एक पॉइंट बार बार नोट करिए, प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपने स्पीच में बोलते रहते थे कि एक जो कंसर्न है वो क्या है, ग्लोबल कंसर्न है। अगर कोई चीज ग्लोबल है तो उसको हम फाइट लोकल तरीके से नहीं कर सकते, हमें ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन करना पड़ेगा। एनवायरमेंटली जो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की जो हम बात करते हैं, तो वहां पर हम बार बार ये कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रोकना है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक और कहना था कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ऐसे नहीं रुक पाएगा। नेशनल लेवल पर आप कमिटमेंट करते हैं, लेकिन जब तक आप जो
पीपल हैं, जो लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जिसको क्या बोला जाता है, जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक क्या होगा, आप इन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि COP26 के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसको क्या किया था, लॉन्च किया था, कि हर एक इंडिविजुअल का जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करे, सपोर्ट करे, जो एनवायरमेंट को क्या करे, सपोर्ट करे। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि आप अपने लाइफ के अंदर में इंश्योर करें कि भाई हम प्लास्टिक का क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया। अब अगर आप ये कहते हैं कि हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे तो एनवायरमेंट को क्या है, बेनिफिट पहुंचा रहा है। छोटा सा एग्जांपल एक और, जैसे आप ये कहते हैं कि भाई आज के बाद में इस इतने डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करेंगे। तो ये क्या दर्शाता है कि भाई आपका जो लाइफस्टाइल है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को। और अगर ये पूरे वर्ल्ड के अंदर में इस प्रकार की जन भागीदारी होने लग जाए, पीपल का पार्टिसिपेशन होने लग जाए, तो हम अपने गोल्स और टारगेट्स को बहुत इजीली क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी जानते हैं, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में हर एक कंट्री ने अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का प्रॉमिस किया था। तो वहां पर भी क्या इशू आ रहा है कि ये कहा गया, अभी एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर में कहा गया कि अगर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को जिस हिसाब से अभी भी अगर चल रहे हैं तो भी चला जाए, तो भी हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है कि इससे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पर क्या, कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में शिफ्ट किया जाए, कैसे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जो क्या है ग्रीन एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स है। कैसे रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को और ज़्यादा क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। कैसे फॉसिल फ्यूल के यूज़ को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का जो यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रांसफॉर्म करना है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इनटू स्केलेबल ग्लोबल मूवमेंट। ऐसे प्रैक्टिसेस को जिसको पूरे ग्लोब पर, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड के अंदर में क्या किया जा सके, प्रैक्टिस किया जा सके। ठीक है। इट एम्फेसाइज्ड इंडियाज कमिटमेंट टू क्लाइमेट जस्टिस, एडवोकेटिंग सस्टेनेबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम डेवलप्ड नेशन टू कॉम्बैट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्या, इसके ऊपर भी जिक्र हुआ था इस G20 के अंदर में, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, जहां पर बार बार ये बात की जाती है कि जो डेवलप्ड नेशन हैं उनकी तरफ से क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए डेवलपिंग नेशन के प्रति। इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज को कर रहा है और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को कर रहा है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्टोरिकली पूरा का पूरा अगर हिस्ट्री के अंदर में देखा जाए तो अभी भी वो क्या है, बहुत कम है क्लाइमेट चेंज के अंदर में। तो इसलिए क्या है, डेवलप कंट्रीज को ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल लेवल पर बल्कि फाइनेंशियल लेवल पर भी क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए किनको, इन डेवलपिंग कंट्रीज को। इसकी भी बार बार बात की जा रही है। ठीक है। प्लस में इंडिया ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर शोकेस किया कि हमारे पास में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, UPI, इसको भी हमने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के सामने शोकेस किया। और हमने G20 के अंदर में ही अदर कंट्रीज़ को क्या किया है, अपना क्या किया, एक तरीके से कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर कह लीजिए इम्प्रेस करने के लिए हमने क्या किया, इसका यूज़ किया। और इसके जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं इनको हमने शोकेस भी किया। और तो ये आगे आने वाले समय में क्या हेल्पफुल रह सकता है कि अदर कंट्रीज से फर्दर इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में आ सकती है। ये भी एक क्या है, पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जहां पर क्या हुआ, अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन हुआ एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ G20। अगर देखा जाए ग्लोबल साउथ को, स्पेशली अफ्रीका, जहां पर 80% ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन वो क्या है, आपके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के अंदर में नहीं है। तो वहां पर चाहे वो चाइना हो चाहे वो इंडिया हो, इन दोनों ही देशों के बीच में क्या है, कंपटीशन है कि दोनों में से कौन ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो वहां पर एक ये पॉजिटिव स्टेप इंडिया की तरफ से हो चुका है, जहां पर हमारी प्रेसिडेंसी के अंदर में हमने पुश किया कि अफ्रीकन यूनियन का क्या होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, और वो हुआ। प्लस में यहाँ पर जब G20 समिट हो रही थी, उसी समय पर एक समिट होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट, जिसको इंडिया ने क्या किया, होस्ट किया। इसमें 125 कंट्रीज आती हैं, 18 हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं ग्लोबल साउथ की तरफ से,
जो दर्शाता है कि इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहां पर जो कॉमन कंसर्न है इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज का, उन सभी को आकर डिस्कस किया जाए, उसका क्या किया जाए, वहां से सॉल्यूशन को कैसे निकाला जाए। यानी कि इंडिया एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करने के लिए क्या है, तैयार है ग्लोबल साउथ। और अगर जिस दिन हम ग्लोबल साउथ के लीडर बन गए तो बाय डिफॉल्ट हम क्या वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर क्या बन के आ जाएंगे, एक लीडर बनकर आ जाएंगे। अभी हम बार बार बोले जाते हैं इमर्जिंग लीडर, तब हम क्या हो जाएंगे, लीडर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक कुछ ऐप्स हैं, आप याद रख लीजिएगा। भाषिनी ऐप, नाम से ही आप समझ चुके होंगे। और ये इनिशिएटिव क्या है, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन उसका है, और इसको हमने शोकेस किया है G20 डेलीगेट्स को। तो ये क्या दर्शाता है, दरअसल हमने ना सिर्फ हमारे कल्चर को शोकेस किया, हमारे टूरिस्ट पॉइंट को शोकेस किया, बल्कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हमारा जो हेरिटेज है, उसको भी हमने शोकेस किया। तो ये आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के लेवल पर, कल्चर के लेवल पर, टूरिज्म के लेवल पर, इन सब चीज़ों के अंदर में क्या होगा, अगर टूरिज्म इंक्रीज होगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, कल्चरल अगर एक्सचेंज होगा, तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, ट्रेड को कहीं ना कहीं क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, और फर्दर इकोनॉमी को क्या करेगा, बेनिफिट पहुंचाएगा। तो भाषिनी ऐप ऐसा करके एक है, जिसको क्या किया गया है, इंडियन जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, उसने इसको क्या किया है, डेवलप किया है, उसका इनिशिएटिव है, उसको हमने शोकेस किया। इसके अंदर में है क्या, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्या कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। जो लैंग्वेज बैरियर है उसको क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, और ये प्रमोट कराएगा किसको, इंक्लूसिविटी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारी G20 की थीम भी क्या थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो भाषिनी जो ऐप है वो हमारे नेशंस की जो इंक्लूसिविटी की जो बात है, जहां पर पीपल टू पीपल कनेक्ट की हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उसको क्या करता है, शोकेस करता है। तो भाषिनी ऐप प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो इसका मेन काम क्या है, ये डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, वॉइस बेस्ड एक्सेस देता है डिजिटल सर्विसेज का, मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिस्पॉन्ड कर सकता है। सिटीजन्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में, अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर सकते हैं, इवन गवर्नमेंट की स्कीम्स का एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जो लैंग्वेज एक बैरियर के रूप में क्या करता है, जिसके कारण में इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं हो पाता, इंटरनेट का एक्सेस नहीं हो पाता, उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है G20 के अंदर में हमने एक और हमारा हिडन जेम दिखाया, वो क्या, मधुबनी पेंटिंग। तो आप सभी जानते हैं मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला रीजन के अंदर में प्रैक्टिस की जाती है। जनरली इसको क्या करते हैं, विमेन प्रैक्टिस करती हैं। तो बिहार से ही शांति देवी जी हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया गया G20 प्लेटफॉर्म पे, समिट के अंदर में, कि वो अपनी जो मधुबनी पेंटिंग है उसको क्या कर सके, शोकेस कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये क्या दर्शाता है, मधुबनी पेंटिंग क्या शो करेगा, एक तो हमारा आर्ट कल्चर प्लस में क्या यूनिक है। अब मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला रीजन, ये अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आता है तो उसके कारण में उस रीजन के अंदर में क्या होता है, टूरिज्म भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो शांति देवी जी बहुत मतलब क्या नाम है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने आर्ट वर्क को शो किया। स्पेशली इन्होंने चंद्रयान 3 से रिलेटेड भी क्या है, अपनी मधुबनी पेंटिंग यहाँ पर बनाई थी। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसे एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको मिला हुआ है, और इसका जो हिस्ट्री है मधुबनी पेंटिंग की 2500 साल 25 ईयर्स पुरानी इसकी हिस्ट्री कही जाती है। और कहाँ पर, बिहार के मिथिला रीजन है, प्लीज नोट करिएगा इसको। इसमें नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है, ब्रशेस का यूज किया जाता है। आप इसकी पेंटिंग देख सकते हैं, और ऑलमोस्ट कहा जाता है 7 to 10 डेज लगते हैं इसको बनाने के अंदर में, जिससे जो पेशेंस है, जो डेडिकेशन है, वो सारी चीजें इसके अंदर में आती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं, और इनकी पेंटिंग आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कैसे चंद्रयान 3 की पेंटिंग तो इसको क्या है बनाया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इंडिया की चंद्रयान 3 का जो सक्सेस है वो सारी चीज़ें इसके अंदर बनाएगी। तो ये एक हमारे आर्ट एंड कल्चर को दिखाने की बात है वहाँ पर। नेक्स्ट है, जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का राइजिंग इन्फ्लुएंस। तो ये क्या हुआ, समिट ने इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर क्या किया है, रख दिया है। तो इसके जैसे अभी अब हमने बात करी कि जब अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन हुआ, तो ग्लोबल साउथ के हम लीडर हैं इस लेवल पर। यानी कि अगर आप कहें पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी हम क्या है, वर्ल्ड के सामने पर हैं, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के सामने हैं। अगर देखा जाए तो हमारी जो टेक्नोलॉजी को, इनोवेशंस को, इन सब को देखकर क्या है,
हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर ये है कि हाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर टूरिज्म के लेवल से अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे जो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हमने वहाँ पर मीटिंग्स को प्लान किया, जिससे क्या हुआ, वहाँ के जो आए हुए डेलीगेट्स थे उन्होंने वहाँ के जो टूरिज्म स्पॉट है उनको देखा। तो ये क्या करेगा, इंटरनेशनल लेवल पर उस रीजन के टूरिज्म को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये क्या हुआ, उसको भी शोकेस करता है, यानी कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर हम वहाँ पर भी। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पूरे G20 की प्रेसिडेंसी को जिस तरीके से हमने हैंडल किया वो क्या करता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर में इन G20 नेशंस के अंदर में इंडिया को एक कहते हैं ना जो धमक के साथ में या फिर कह लीजिए बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडिया का राइजिंग इन्फ्लुएंस है। और जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बाली में ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन इंडिया में ये चीज़ होती है अगर कि क्या नाम है, सभी के सभी नेशंस क्या है डिप्लोमेटिक लेवल पर ही क्या है हमारी बहुत बड़ी विन है। इवन जो बहुत बड़े क्रिटिक्स रहे हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने भी इस चीज़ को क्या किया, अप्रिशिएट किया कि इस फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड के अंदर में अगर आप वहाँ पर ऐसे कंसेंसस को बिल्ड कर लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या है बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसको हमें क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, और आप सभी जानते हैं इंडिया कॉन्टिनेंस अपने आप को क्या कहता है कि हम विश्व मित्र हैं, यूनिवर्सल फ्रेंड हैं। तो ये जो ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न को हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं, ये उस बात को भी क्या कर रहा है, आगे की तरफ लेकर जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये ग्लोबल स्टेज पर ये भी चीज़ आती है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है तो इंडिया में, तो आप सभी के सभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर को क्या करता है, यहाँ पर दिखाता है। डिस्पाइट ग्लोबल क्राइसिस लाइक पैंडेमिक, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंडियाज लीडरशिप वॉज क्रिटिकल इन स्टीयरिंग अ सक्सेसफुल G20 प्रेसिडेंसी, है ना। ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। दूसरा क्या, यहाँ पर इंडिया ने एक और बहुत बढ़िया चीज़ करी, क्या कि G20 समिट के अंदर में या G20 की पूरी प्रेसिडेंसी के अंदर में सिटीजन का कैसे पार्टिसिपेशन हो, सिटीजन की एंगेजमेंट, यूनिवर्सिटीज का एंगेजमेंट, स्टूडेंट का एंगेजमेंट, सोसाइटी का एंगेजमेंट, जिसको जन भागीदारी का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ सिटीजन्स ने क्या किया, एंगेज किया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो ये क्या होता है, G20 को एक तरीके से क्या है, एक मास लेवल का क्या किया गया, प्लेटफॉर्म बना दिया गया। ठीक है, जिसको ये कहते हैं ना कि पीपल का G20 रहेगा। ठीक है, और जो आप सभी बार बार कह रहे हैं कि ग्लोबल लीडर्स के साथ में जो हमारी ट्यूनिंग है, जो हमारे क्या नाम है इन्फ्लुएंस है, उसने कहीं ना कहीं G20 को सक्सेसफुल होने में हेल्प पहुंचाई। तो G20 प्रेसिडेंसी शोकेस्ड एक्सेप्शनल लीडरशिप, डिप्लोमेटिक फाइनेंस एंड अ कमिटमेंट टू इंक्लूसिव ग्लोबल कोऑपरेशन। तो ये क्वेश्चन भाई अगर G20 के सक्सेसफुल होने पर आए तो इनमें से एक एक पॉइंट एक एक आर्टिकल से लिखा उठाकर लिख लीजिएगा, जो वैसे ऑलरेडी मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। जैसे एक और देख सकते हैं, अब बार बार बात होती है जब भी कहीं पर भी ये वर्ल्ड के अंदर में बड़े बड़े नेशंस मिलते हैं, डेवलप नेशन, वो जनरली सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं भाई इसके बीच में वॉर चल रही है, इसके लिए इतना पैसा देना है, इसके लिए काम करना। इंडिया ने कहा नहीं भाई, जरा एक बार बात तो करो ग्रीन डेवलपमेंट की भी। तो ग्रीन डेवलपमेंट के लिए हमेशा क्या होता है, डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन, इनके बीच में फिर क्या आ जाता है, एक कंसर्न आ जाता है, एक तरीके से तलवार खिंच जाती है। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, जिसके अंदर में हमने कहा कि सस्टेनेबल फ्यूचर का रोड मैप क्या होगा, उसको हमने क्या किया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर में ऐड किया, जहां पर हमने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सोशल जो एस्पेक्ट पे कैसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, किसका, क्लाइमेट चेंज का, एनवायरनमेंट पे कैसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक लेवल पर कैसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। तो इंडिया ने क्या किया, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट को स्टैब्लिश किया और कहा कि ये आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा रहने वाला है, ग्लोबल लेवल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहने वाला है। तो G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन solidified the commitment to critical environmental matters such as forest and ecosystem protection, global land restoration, and tackling the marine plastic litter. The emphasis on the collaborative action, जैसे आपने देखा होगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसके अंदर में इंडिया ने कोशिश करी कि कैसे बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन है, आप सभी जानते हैं एथेनॉल का प्रोडक्शन वो बायोफ्यूल का हिस्सा है ना, तो उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए। और बायोफ्यूल का अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, आपका जो फॉसिल फ्यूल है उसका क्या होगा, यूज़ कम होगा। फॉसिल फ्यूल का अगर यूज़ कम होगा तो दोस्तों क्या होगा, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, उसके कारण में आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो क्या होगा, कम होगा।
तो आपकी जो कमिटमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर, जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के लेवल पर, उसको भी आप क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। मिशन लाइफ, ये भी क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए कि स्विच ऑफ करना कार को, स्कूटर को, अगर आप क्या नाम है लाइन पर हैं, ट्रैफिक में हैं, तो क्या कर सकता है, 22 बिलियन किलोवाट ऑफ एनर्जी को क्या है बचा सकते हैं। अगर आप टैप को क्या करें, क्लोज कर लें, तो आप 9 ट्रिलियन लीटर वाटर को क्या है बचा सकते हैं। अगर आप क्लॉथ बैग का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो 375 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट को बचा सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, लाइफस्टाइल आपका कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर में जो अभी ऑलरेडी हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया कि पीपल यानी कि जो सिटीजन हैं, जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में, उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए जो एनवायरनमेंट के प्रति हो, प्रो प्लैनेट पीपल, ऐसा करके कॉन्सेप्ट। तो ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट के अंदर में क्या क्या बातें हुई हैं, जैसे डिग्रेडेड जो इकोसिस्टम है उसको कैसे रिस्टोर करना है। लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, आप सभी जानते हैं, धीरे धीरे लैंड क्या होती जा रही है, आप सभी इस चीज़ को नोट करेंगे कि डिग्रेड होने का मतलब क्या, उसका सॉइल का जो मॉइस्चर है खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे आप सभी कहते हैं ना कि डेजर्ट बन गया है, तो डेजर्ट बनने के शुरू से तो डेजर्ट नहीं रहा होगा ना, वो धीरे धीरे करके वहाँ का सॉइल का जो मॉइस्चर है, वहाँ पर जो फर्टिलिटी है, वहाँ पर जो क्या नाम है आपका, जैसे आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन कवर कम होता जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो लैंड का डिग्रेडेशन है उसको न्यूट्रलाइज करना है 2030 तक, तो उसको हमने टारगेट किया दोबारा से। माइनिंग डिग्रेडेड लैंड्स जो हैं उनको कैसे क्या किया जाए, उनको कैसे दोबारा से रिवैम्प किया जाए, कैसे फॉरेस्ट फायर को रोका जाए, कैसे लैंड डिग्रेडेशन को 50% रोका जाए 2040 तक, कैसे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया जाए, ये सारी चीज़ें क्या है आपके ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट के अंदर में है। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या कि इकोनॉमी को ऐसे डिजाइन किया जाए जहां पर यूज एंड थ्रो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या किया जाए, रोका जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो आने वाले समय में अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कितना एफिशिएंट वे में और कितनी बार हम रिसोर्सेज का यूज कर पाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने G20 में इस सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर में भी क्या है बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इवन ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ में तो हमने कोलैबोरेशन भी इस्टेब्लिश किया कि कैसे उन स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट करेंगे जो सर्कुलर इकोनॉमी को क्या करेंगे, पुश करेंगे। अब आने वाले समय में 2050 तक आप देखेंगे पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होगी, तो फूड, फैशन, ट्रैवल, हाउसिंग, अदर सर्विसेज की भी क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। ग्लोबल जो मटेरियल एक्सट्रैक्शन है वो भी और ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं वो तो लिमिटेड हैं, तो उनके ऊपर में और प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण में क्या होंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल कंसर्न्स होंगे। तो इसलिए क्या है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एम्ब्रेसिंग आ सर्कुलर इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबिलिटी। सर्कुलरिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर आप फोकस करते हैं मैक्सिमाइजिंग मटेरियल यूजेस एंड वैल्यू थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, जहां पर आप बनाएंगे, फिर उसको यूज करेंगे, फिर उसको रिसाइकल करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, इसको बोला जाता है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का गोल क्या होता है कि वेस्ट को मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना, और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको भी क्या करना है, कम करना है। ग्रीन हाउस गैसेस के भी एमिशन को क्या करना है, कम करना है। इंडिविजुअल लाइफस्टाइल के अंदर में जो हमारे चॉइसेस हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज्यादा होगा या कम होगा। जैसे बार बार मैं आपको ट्रैवल के लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल बहुत कई बार यूज किया गया G20 में, कि ट्रैवल के लिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। लाइक मोबिलिटी, हाउसिंग, डाइट, आपकी क्या डाइट है। जैसे आपने देखा होगा जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो मीट इंडस्ट्री है, वहां से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा होता है। बिजनेस मॉडल कैसे हैं, वहां से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा होता है। तो इन सभी का इंपैक्ट पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में। ठीक है, तो फैशन इंडस्ट्री को आप देख सकते हैं, फैशन कंजम्पशन लगातार इंक्रीज हो रहा है, गारमेंट का लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज के साथ साथ में उनका क्या हो रहा है, डिस्पोजेबल भी हो जाता है, बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो कैसे उसको क्या किया जाए, दोबारा से रीयूज किया जाए, क्या किया जाए, रीयूज किया जाए। तो इस समय पर अर्जेंट नीड क्या है कि कैसे जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है उसको इस तरीके से बनाना कि वो सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बने, और जो वेस्ट है उसको दोबारा से कैसे रीडिजाइन करके, रिसाइकिल करके कैसे यूज किया। इसीलिए आपने देखा होगा
कई सारी कंपनीज जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उस पर लिखा होता है कि ये रिसाइकल्ड प्रोडक्ट से बनाया गया है, रीयूज किया गया है। वो इसलिए लिखा जाता है कि क्या नाम है, हम सर्कुलर इकोनॉमी कितना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये दर्शाने के लिए। तो G20 का फोकस रहा सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर में, हाई लेवल प्रिंसिपल सेट किए गए सर्कुलर इकोनॉमी, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कलेक्टिव एक्शन लेने की क्या है जरूरत है। तो आई थिंक सर्कुलर इकोनॉमी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से G20 प्लेटफॉर्म को यूज़ किया हमारे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको शो करने के लिए। जैसे आप देखेंगे जैम ट्रिनिटी का मतलब क्या, जनधन अकाउंट है, आधार नंबर है और मोबाइल नंबर, इनको आपने क्या किया, आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण में जो लूप होल थे, जो करप्शन के चांसेस थे, उसको आपने क्या किया, रिड्यूस किया। इसको आप क्या कह सकते हैं कि जो रेक्टिफाई किया आपने, जिसके कारण में काफ़ी सारा पैसा वेस्ट हो जाता था। प्लस में आपने एक और चीज़ इंश्योर करी कि हम क्या करेंगे, आधार का यूज़ करके, आधार नंबर के यूज़ करके डायरेक्ट क्या करेंगे, जनधन जो अकाउंट है जो मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है वहाँ पर ही क्या करेंगे, पैसा ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इससे भी आपने वेस्टेज को बचाया। ये भी किसका हिस्सा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। दूसरा बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है UPI। आजकल आप वॉलेट जेब में लेकर चलें या ना चलें, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और वो भी पेमेंट के लिए जो सामने वाले से पर्सन से आपने जो खरीदा है उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेंगे, उनके खाते में तुरंत चला गया। तो क्या है, टाइम भी बचा एंड वो जो करेंसी है वो क्या है, बैंकिंग सिस्टम में ही रही। तो कई सारे DPI हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आधार, जनधन अकाउंट, मोबाइल फ़ोन, इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को लगातार इंक्रीज़ किया है। आप देखिए 25% से अब 80% फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम अचीव कर चुके हैं विद इन 6 ईयर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इंडिया के जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है जैम ट्रिनिटी का, उसको काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया, G20 के अंदर में क्या किया, अप्रिशिएट किया है काफ़ी सारे उन्होंने। दूसरा UPI पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप देख सकते हैं 10.586 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनका अगर देखा जाए कॉस्ट अगर देखिए तो 15.76 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ अगस्त के अंदर में, जिसके कारण में आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इवन आपको वीडियो ध्यान होगी कि फॉरेन के जो डेलीगेट्स हैं वो UPI को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि कितना फास्ट है, कितना रिलायबल है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर में तो सपोर्ट कर ही रहा है, बल्कि अदर कंट्रीज़ ने भी इंटरेस्ट शो किया है UPI के अंदर में, UPI टेक्नोलॉजी के अंदर में ट्रांसफ़र करने के अंदर में। और भी इनिशिएटिव्स हमने शो किए, जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट, जहाँ पर हम ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ में कनेक्ट करेंगे, वाईफाई हॉटस्पॉट बनाएंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप बैंकिंग सिस्टम में क्या कर रहे हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको क्या कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं। इसको बोला जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। रुपे, डेबिट कार्ड, ये इसके ऊपर में कोई बातें नहीं करता जल्दी। कभी आपने देखा है कि आज से पहले बहुत सारे जो बाहर की कंपनी है, वीज़ा, ये सब कार्ड यूज़ किए जाते थे। तो हमने कहा कि हमारा खुद का डोमेस्टिक रुपे, तो इनको हमने क्या किया, इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, अब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने क्या चीज़ शुरू करी है, हमारे इंपोर्ट को क्या करना शुरू किया है, रिड्यूस करना शुरू किया है। ये आप देख सकते हैं डाटा के अंदर में लिखा है। वो बात अलग है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो कई बार देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज भी हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस के अंदर में इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारा कम हुआ है। जैसे आप देखेंगे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, कुछ सेक्टर्स के अंदर में हमारा क्या हुआ, इंपोर्ट डिपेंडेंस उसके अंदर में कम हुआ। नो डाउट अभी भी बहुत लंबी रेस में आगे जाना है और इसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। अब जब आप मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो वो फर्दर जॉब क्रिएशन भी तो करता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट में भी तो हेल्प करता है। लोकल प्रोडक्शन को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन हो, वो कंजम्पशन को भी क्या करता है, हेल्प करता है। प्लस में इतना आप अगर उसको सरप्लस लेवल पर स्केल कर ले जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया, जहाँ पर 99,380 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप एंड 6,64,486 पोर्टल यूजर्स को क्या मिला है, हेल्प मिली इसके थ्रू, जहाँ पर लगातार आप देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज हो रही है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन हमने लॉन्च किया है, जहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन, डाटा ड्रिवन गवर्नेंस, ये सब चीज़ें हम करेंगे।
आधार, आधार आजकल आप सभी को पता है ई-केवाईसी का सबसे यूनिक प्रोसेस बन चुका है। उमंग है डिजिटल लॉकर, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के लिए क्या है उसे कहीं पर लेकर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका डिजिटल लॉकर में आपको मिल जाएगा। सब कुछ पेपरलेस गवर्नेंस को हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। उमंग ऐप जहां पर आपको सारी की सारी सर्विसेज एक ही जगह पर मिल जाएंगी। प्लस में आपको ध्यान होगा सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी को भी लॉन्च किया, अभी ये चल रहा है धीरे धीरे, जिससे हम पेमेंट सिस्टम को और ईज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस समय का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, हमारी जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो इसके ऊपर फोकस करेगी कैसे रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। अब जब बात आ गई है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो G20 में इसकी बात ना हो वो कैसे हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके पॉजिटिव भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसके नुकसान भी बहुत सारे हो सकते हैं, और हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। जैसे डीप फेक हो गया, जैसे क्या नाम है मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, पोर्नोग्राफी में हो गया, साइबर सिक्योरिटी से बहुत सारे इसके डीप फेक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और यूज़ भी हो सकते हैं आपको लॉजिस्टिक में, डिसीजन मेकिंग में, डाटा एनालिसिस में, इन सब में भी हेल्प कर सकता है। हेल्थ केयर में हेल्प कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सकता है, क्लाइमेट चेंज में, एग्रीकल्चर में, हर जगह पे हेल्प कर सकता है। तो कैसे इसका रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ किया जाए, क्योंकि इसके साथ में एथिकल कंसर्न भी आते हैं। एथिकल कंसर्न क्या, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन डाटा के ऊपर में काम करता है जो उसको हम प्रोवाइड करते हैं। सपोज वो डाटा सेट अगर हम एथिकल प्रोवाइड ना करें, तो मशीन अगर अनएथिकल वे में बिहेव करने लगी, तो हम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, जिसने उसको डेवलप किया या मशीन की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है जो ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन साथ में इसके साथ में एथिकल कंसर्न्स भी आते हैं, सोसाइटल कंसर्न्स भी आते हैं, जिनको हमें क्या करना है, ध्यान करने की जरूरत है। कई सारे नेशंस ये भी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। कई बार काफ़ी सारे देश ये कहते हैं कि भाई ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा कोलैबोरेशन होना चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या करे, रेगुलेट करे, और जो कि अभी नहीं है। काफ़ी सारे देश, इवन G20 में भी ये कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में लीडरशिप की ज़रूरत है, और इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग नेशंस क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में लीड करने की कोशिश करें। चाहे यूके का एग्जाम्पल लें, चाहे यूएस का एग्जाम्पल लें, चाहे चाइना का एग्जाम्पल लें। तो काफ़ी सारे चीज़ों को डिस्कस किया गया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे OECD के जो प्रिंसिपल्स हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनोवेशन के लिए यूज़ होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के लिए यूज़ होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आप मिलिट्री के अंदर में यूज़ करें, आप दूसरे के नेशंस के अंदर में मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए यूज़ करें, साइबर क्राइम के लिए यूज़ करें। तो ये क्या है, ह्यूमन के लिए इसका तो कोई बेनिफिशियल यूज़ नहीं हुआ, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ क्या हुआ, एक डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो जाएगा। तो एथिकल कंसर्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, एथिकल रिस्क हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कई सारे इंसिडेंट्स, कंट्रोवर्सीज होने लगी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज़। उस दिन हमने एक वीडियो भी देखी थी जब वो न्यूज़ को हम कर रहे थे कि कैसे रश्मिका जो एक्ट्रेस हैं उनकी फेक वीडियो, डी फेक वीडियो को क्या किया गया था, बनाया गया था। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, AI का एल्गोरिदम, प्राइवेसी से रिलेटेड, ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो ग्लोबल लेवल पर कंसेंसस की ज़रूरत है। तो G20 के अंदर में इस चीज़ को समराइज़ किया गया कि ग्लोबल लेवल पर कंसेंसस नहीं होना, एक ग्लोबल लेवल पर फ्रेमवर्क नहीं होना, ये सबसे बड़ी चीज़ क्या करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे ग्लोबल लेवल पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बनाया जाए जो एथिकल लेवल पर, बेनिफिशियल लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो, और क्या हो, अनएथिकल लेवल पर या फिर रॉन्ग डूइंग्स के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय न्यूज़ में है, तो G20 में कैसे इसके ऊपर में बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अब बात आती है एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर में। तो भाई एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया ने बहुत कुछ अचीव किया है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या, वर्ल्ड के अंदर में अभी जो एनर्जी यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, पेट्रोल, डीजल, उनके अंदर से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। जैसे आपको बताऊं 70 to 80% इंडिया के अंदर में जो एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो हमारे कोल सेक्टर से आ रहा है, जहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर में हमने ये टारगेट लिया कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लीन एनर्जी की तरफ पे क्या करेंगे, मूव करेंगे।
हमने ये कहा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे। इवन आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज़ करने की हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर बात कर रहे हैं। तो इंडिया आने वाले समय में एनर्जी डिमांड हमारी इंक्रीज़ होने वाली है। अब जैसे जैसे एनर्जी डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हम बार बार ये होगा कि भाई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज पे हो रहा है, तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में, जहाँ पर क्लीनर फ्यूचर है एंड हमारा जो एनर्जी लैंडस्केप है वो क्या होना चाहिए, रिवैम्प होना चाहिए। तो जैसे फॉसिल फ्यूल के ऊपर में जो रिलायंस है वो एनवायरनमेंट एंड सोशल दोनों चीज़ों को क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। पॉल्यूशन भी होता है, प्लस में आप क्या करते हैं, दूसरे देश के ऊपर में डिपेंडेंट भी हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने कार्बन एमिशन को कम करना है। आप देखेंगे इंडिया ने कमिटमेंट करी हुई है पेरिस एग्रीमेंट के तहत में कि हम अपना कार्बन एमिशन धीरे धीरे कम करेंगे। हमने टारगेट के लिए क्या लिया है कि नेट जीरो एमिशन 2070 तक हम अचीव करेंगे। इवन आपको पता होना चाहिए कि 2008 में नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज हमने लॉन्च किया कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। हमने सोलर मिशन लॉन्च किया था 2010 में। हमारा टारगेट है कि हम कैसे क्या करेंगे, 2030 तक क्या करेंगे, 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे। एंड इवन अभी तक कहा जा रहा है कि हमने ऑलमोस्ट 170 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी क्या की है, रिन्यूएबल एनर्जी से हमने उसको क्या किया, अचीव कर लिया। मैं फिर कह रहा हूँ हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की थ्रू, जिसमें से अभी हम कह रहे हैं इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है 170 को हम अचीव कर चुके हैं। तो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर में ग्रोथ होना, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ होना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, आपका जो फॉसिल की जो यूजेज है उसको क्या करेगा, कम करेगा। अगर रिन्यूएबल एनर्जी को सही से क्या किया जाए, स्टिमुलेट कर लिया जाए, तो जॉब क्रिएशन में हेल्प करेगा, इनोवेशन में हेल्प करेगा, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, और आपका जो फॉसिल का जो इम्पोर्ट है वो भी क्या होगा, कम होगा। ये तो सब चीज़ें होगी। इसके और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपका एयर पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा, आपका कार्बन एमिशन भी कम होगा, और जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था वो भी क्या होगा, कम होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कार्बन एमिशन, मिटिगेट्स एयर पॉल्यूशन एंड बेनिफिट पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो इंडियाज ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी signifies a monumental step forward towards a sustainable energy future. Government commitment, innovative policies and growing renewable energy sources demonstrate India's determination. तो इन शॉर्ट दोस्तों G20 से आप बहुत कुछ, सबसे पहली बात तो ग्लोबल लीडर, अगर मैं लास्ट में इसका चार्ट बनाने की कोशिश करूं, ग्लोबल साउथ की वॉइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़, आप कह सकते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आप कह सकते हैं रीजनल इंटीग्रेशन, ये भी आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, टेररिज्म, ये सब चीज़ें G20 में किया गया। प्लस में आप यहाँ पर क्या कहेंगे, हमें क्या बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, इकोनॉमी, इन सब के अंदर में क्या मिलेगा, हमें बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आप सभी को ये आर्टिकल, ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और आपको इन सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमने G20 में अचीव करी हैं। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, और ये हमारा P2I बैच है, फाउंडेशन बैच है, आप सभी इसको ज्वाइन करिए, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कल से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, प्लीज़ इसे लेट मत करिए। ये हमारे टाइमलाइन है फाउंडेशन बैच का, की PDF आपको यहाँ मिलेगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।